हेलो। तो अभी हमने पिछले बार देखा था कि सेल्स वाली जो साइकिल है तो उसको ओ टू सी मतलब ऑर्डर टू कैश, ये जो फंक्शनैलिटी थी ये हमने पिछले बार समझा था। अभी ये बार हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि फ्रॉम परचेज ऑर्डर मतलब हमने हमारे वेंडर को जो परचेज ऑर्डर दिया है वहां से लेकर तो एमआईएस रिपोर्टिंग तक, और उसके साथ साथ जीएसटी स्टैट्यूटरी रिलेटेड जो भी वर्किंग है तो वो भी हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। टैली के साथ आपके बिजनेस की बात। अभी यहाँ पे हम लोग एक चीज समझने की ये कोशिश कर रहे हैं कि भाई बिजनेस ऑटोमेशन इज रियली नीडेड, मतलब बिजनेस ऑटोमेशन की वाकई में जरूरत है क्या। सम टिपिकल प्रैक्टिसेस ऑफ आवर बिजनेस एंड एज अ सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन प्रोवाइडर हम लोग आपको क्या हेल्प कर सकते हैं, और उसके बाद में सबसे फेवरेट टॉपिक है हमारा क्वेश्चन एंड आंसर सेशन। अभी बिजनेस ऑटोमेशन की जरूरत क्यों है, वाई बिजनेस ऑटोमेशन। सबसे पहला एक ये है कि आज की डेट में बहुत सी जगह पे एक ऐसा होता है उसके अंदर के जो डिसीजन मेकर रहते हैं वो उनके जो कलीग है उनको बोलते हैं कि भाई हमारे जो भी वेंडर है तो उनको एक पर्टिकुलर मटेरियल के लिए ऑर्डर प्लेस कर दो। और बहुत सी बार ऐसा होता है कि वो ऑर्डर जो है वो वर्बली प्लेस किया जाता है, और उसके बाद में न तो उसका कहीं पे भी ब्लैक एंड व्हाइट में रिकॉर्ड्स रहता है, ना उसका कहीं पे ट्रैकिंग रहता है, और एंड ऑफ द डे वो ऑर्गेनाइजेशन लैंड अप इन अ मेस। क्योंकि क्या होता है कि अगर रॉ मटेरियल हमारा समय पे नहीं आया तो ना ही हम लोग उसको प्रोसेस कर सकते हैं और ना ही वो मटेरियल फिनिश करके और जो कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट है वो समय पे पूरा कर सकते हैं। तो इसके लिए अगर हम लोग एक बिजनेस ऑटोमेशन का प्रोसेस अगर फॉलो करेंगे तो वो हमेशा हमको हेल्प करेगा। सेकंड एस्पेक्ट एक इसके अंदर एक ये है कि रीऑर्डर स्टेटस, मतलब कि एग्जैक्ट क्या मटेरियल हमारे पास स्टॉक में है, कितना इसके पहले हम लोग ऑर्डर वेंडर को दे चुके हैं, और कितना मटेरियल रियल में हमको मंगाना है, तो इसकी भी पोजीशन हमको पता चलती है। इफेक्टिव स्टॉक मैनेजमेंट, इसका बेसिक एडवांटेज आपको यह मिलेगा कि हम लोग अननेसेसरी जो मटेरियल मूव नहीं होता है या यूज नहीं होता है वो अननेसेसरी पाइल अप नहीं होगा। क्योंकि सी इन्वेंट्री, इवन दो इट इज अ 9 लेटर वर्ड, बट स्काई इज द लिमिट। क्योंकि क्या होता है कि ये आई से लेकर वो वाई तक पूरा यूनिवर्स भी उसमें समा जाएगा, लेकिन उसके ऊपर भी वापस जगह रहेगी। तो लेकिन हम लोग को वैसा नहीं करना है, हम लोग को इफेक्टिव मैनेजमेंट करना है। फिर आता है मेरा वेंडर मैनेजमेंट, ताकि हम लोग को ये पता चले कि भाई कौन से वेंडर से कब मटेरियल आया हुआ है और उनका पेमेंट हमको कभी ड्यू है और वो हमको पेमेंट कभी करना है। क्योंकि आज पैंडेमिक सिचुएशन में, कोविड पैंडेमिक सिचुएशन में अभी हम लोग फेज नंबर 5 में है, जिसको बोला जाता है अनलॉक 1.0। बट आज की डेट में भी कैश इज द किंग, मतलब जिनके पास कैश है या फंड्स मैनेजमेंट प्रॉपर है तो उनको फिर दोनों एंड पे कभी दिक्कत नहीं आएगी, ना कस्टमर हैंडल करने में दिक्कत आएगी, ना मटेरियल मैनेजमेंट में आएगी। तो वही हमारा अगला टॉपिक है, कैश एंड फंड मैनेजमेंट फॉर बेटर कंट्रोल एंड कैश प्रोजेक्शन। एंड सबसे लास्ट है परचेज एनालिसिस टू नो योर लैंडिंग कॉस्ट कॉम्पिटिटिव सप्लायर्स। वे सम टिपिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस जो हम और आप अपने बिजनेस में फॉलो करते हैं वो इस तरीके से है: परचेजिंग एंड अकाउंटिंग, स्टॉक मैनेजमेंट, परचेज प्रोसेस, वेंडर मैनेजमेंट, एमआईएस रिपोर्ट्स एंड टैक्सेशन पार्ट। परचेजिंग एंड अकाउंटिंग, अगर हम लोग एक्यूरेट बिल बुकिंग करेंगे तो दैट इज नथिंग बट अ डिसिप्लिन अकाउंटिंग। Now let us see how automation can help us. Automation will help you to automate your purchase cycle, error-free tax competition. See, आज की डेट में यहाँ पे एक जीएसटी रिलेटेड नोटिफिकेशन मेंशन करना जरूरी समझता हूँ, जिसका नंबर है 47 नंबर का नोटिफिकेशन है
अंडर जीएसटी, तो उसमें एक बात ये मेंशन की गई है कि अगर आपने किसी आपके वेंडर से रॉ मटेरियल या कोई भी मटेरियल परचेज किया है और अगर उन्होंने वो उनका टैक्स इनवॉइस अगर पोर्टल पे अपलोड नहीं किया होगा, तो ऐसे केस में आपको ऐसे सारे इनवॉइसेस का मैक्सिमम 20% इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी अलाउ होगा और बचा हुआ 80% जो क्रेडिट रहेगा वो तभी और तभी मिलेगा जब आपके वेंडर वो टैक्स इनवॉइस पोर्टल पे अपलोड करेंगे। ये हो गया पहली बात। दूसरी बात ये है कि अगर अनफॉर्चुनेटली अगर आपके वेंडर ऐसे केस में अगर टैक्स इनवॉइस पोर्टल पे नहीं अपलोड कर पाते हैं या नहीं करते हैं, तो उसमें सेकंड कंडीशन अप्लाई होती है कि ये जो 20% आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी का क्रेडिट ले रखा है, तो ये क्रेडिट आपको रिवर्स करना पड़ेगा। और सेकंडली फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस टिल द रिवर्सल उसके ऊपर आपको 18% टैक्स भी भरना पड़ेगा। मतलब वो जो कहावत है कि भाई खाया पिया कुछ नहीं और गिलास थोड़ा 12 आना, तो ऐसा सिचुएशन नहीं होना चाहिए। और अगर हम सब लोग टैली कस्टमर्स है या टैली यूजर्स है, तो अगर हम लोग उसका यूटिलाइजेशन अगर इफेक्टिवली करते हैं, तो इस टाइप की प्रॉब्लम हमको कभी भी फेस नहीं होगी। अभी इसके लिए जो बेसिक कंसेप्ट है हमारा कि वेंडर को अगर मुझे कुछ मटेरियल का ऑर्डर प्लेस करना है, तो जैसे कस्टमर हमको पीओ देता है वैसे हम हमारे वेंडर को पीओ या परचेज ऑर्डर देते हैं। तो अभी मैं आपके साथ टैली की स्क्रीन शेयर करूंगा कि जहाँ पे हम लोग इसका मॉड्यूल कैसे ऑन करते हैं और इसको कैसे यूज करना है, ये देखेंगे हम लोग। मेरे ख्याल से आप सभी को टैली की स्क्रीन दिखाई दे रही होगी। शुभम, टैली की स्क्रीन दिख रही है आपको? शुभम, टैली की स्क्रीन दिख रही है आपको? स्क्रीन नहीं दिसत है? हेलो, दिसते दिसते टैली की स्क्रीन दिखते है। चला, ओके, वेरी गुड जी। अ, अब तक अगर जिन बिजनेस हाउसेस ने अगर उनके टैली में अगर ऑर्डर प्रोसेसिंग मॉड्यूल ऑन नहीं किया होगा, तो दोबारा से एक बार छोटा सा रिकैप करके मैं बता देता हूं कि ये मॉड्यूल कैसे ऑन करते हैं। जैसे ही हम लोग टैली का स्क्रीन ओपन करते हैं, तो टैली की स्क्रीन में गेटवे ऑफ टैली में F11 फीचर्स का फंक्शन है और उसमें F2 ऑर्डर मतलब इन्वेंट्री फीचर्स का एक ऑप्शन है। उसको हम लोग जैसे ही क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे ब्लॉक आपको दिखाई देगा ऑर्डर प्रोसेसिंग, जिसमें पहला वाला ऑप्शन है एनेबल परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग। इसको हमको यस करना है और यस करके आप इसको सेव कर दीजिए। तो इसका एक इफेक्ट आएगा कि अगर प्रीवियसली अगर आपके टैली स्क्रीन में ऑर्डर वाउचर का अगर ऑप्शन नहीं होगा, तो यहाँ से आपका ऑर्डर वाउचर का ऑप्शन ऑन हो जाएगा। आप जैसे ही आप यहाँ पे आप उसको एंटर करेंगे, तो एंटर करने के बाद में देखिए आपको यहाँ पे परचेज ऑर्डर का स्क्रीन दिखाई दे रहा है, राइट? परचेज ऑर्डर का स्क्रीन दिखाई दे रहा है। यहाँ पे भी हम लोग इनवॉइस की टैक्स इनवॉइस की तरह इसका अगर हमारा कुछ नॉमेनक्लेचर है, जैसे इनिशियल्स ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन ऑब्लिक करके ईयर ऑब्लिक करके सीरियल नंबर, अगर वैसा भी अगर हमको सीक्वेंस अगर रखना है, तो वो भी सीक्वेंस हम लोग यहाँ पे रख सकते हैं, विच इज क्वाइट पॉसिबल। ओके, तो अभी यहाँ पे से इसके पहले अगर 4 मेरे ऑर्डर वाउचर्स वेंडर को जा चुके हैं या मैं बना चुका हूँ, तो इसलिए अभी सीक्वेंस नंबर 5 आ रहा है। अगर मुझे सपोज ये इसके बजाय अगर मुझे मेरे कंपनी का ऑर्गेनाइजेशन का डिटेल्स और वैसा अगर मुझे सीक्वेंस चाहिए, तो वो अगर मुझे चेंज करना है, तो अकाउंट्स इन्फो, वाउचर टाइप, ऑल्टर, फिर आएगा मेरा परचेज ऑर्डर, और यहाँ पे एक जो ऑप्शन है आपको ऑटोमेटिक जो दिखाई दे रहा है ना, इसको
ऑटोमेटिक ही रखिए और यहाँ पे जो है यूज एडवांस कॉन्फ़िगरेशन जो नो है उसको आपको यस करना है। आप जैसे ही यस करेंगे तो एक यहाँ पे एक नया टेबल खुल जाएगा। तो ये टेबल में स्टार्टिंग नंबर 1, फिर यहाँ पे मैं एक नया इसमें रिकॉर्ड ऐड करता हूँ और यहाँ पे मैं डालता हूँ इसको और से मेरा ऑर्गेनाइजेशन का जो डिटेल्स है, ठीक है, इतना करके मैंने इसको एक्सेप्ट कर दिया। तो अभी जैसे ही मैं ट्रांजैक्शंस में ऑर्डर वाउचर में चला गया और उसके बाद में सर अरे झोपलो होतो. अरे हो, अरे त्यांचा फोन आला त्यांनी बोलायचं. हा लॉकडाऊन होतं ना. हॅलो, तर मी काय ऐकतो 2-3 वेळा पत्र. यस, अभी हम लोग यहाँ पे ऑर्डर वाउचर्स में चले आ गए हैं उसके अंदर और F2 करके मैंने डेट ले लिया। ओके, तो जैसे ही अगर आप स्क्रीन पे यहाँ पे देख पाएंगे उसके अंदर कि ऑर्गेनाइजेशन का शॉर्ट फॉर्म मतलब इनिशियल्स आ गए, ईयर आ गया और मेरा पीओ नंबर या परचेज ऑर्डर नंबर आ गया। उसके बाद में मैं यहाँ पे मेरा वेंडर का नाम सिलेक्ट करता हूँ। से मुझे ये वेंडर को अगर ऑर्डर प्लेस करना है तो ये मैंने वेंडर सिलेक्ट कर लिया। फिर उसके बाद में यहाँ पे मुझे सप्लायर डिटेल्स वगैरह ये मतलब मेरा सप्लीमेंट्री डिटेल्स का विंडो आ गया। और इसके बाद में यहाँ पे अगर मुझे कुछ मोड ऑब्लिक टर्म्स ऑफ पेमेंट देना है, कुछ अदर रेफरेंसेस देना है और टर्म्स ऑफ डिलीवरी, तो जितनी भी मेरी कंडीशंस रहेंगी तो मैं वो यहाँ पे डाल सकता हूँ। फिर वही ऑर्डर नंबर मेरा यहाँ पे ऑटो कॉपी हो गया। फिर उसके बाद में यहाँ पे मैं मटेरियल सिलेक्ट करता हूँ। सपोज जो मटेरियल का मुझे ऑर्डर प्लेस करना है, अभी बहुत सी बार ऐसा होता है कि ऑर्डर एक्चुअली 3 तरीके के दे सकते हैं। एक तो मेरा रहता है क्लोज ऑर्डर, मतलब एक फिक्स क्वांटिटी फिक्स पीरियड में चाहिए। दूसरा एक रहता है मेरा ऑर्डर मैं पूरे साल भर का देता हूँ और लेकिन उसमें मुझे स्टैगर्ड डिलीवरी चाहिए, मतलब पूरा जितना भी क्वांटिटी है 10, 20, 50, 100 ये पूरा एक ही लॉट में नहीं चाहिए मुझे, वो मटेरियल मुझे डिवाइड करके चाहिए। तो वैसा भी मैं सामने वाले को दे सकता हूँ। और तीसरा जिसको बोला जाता है ओपन ऑर्डर। ओपन ऑर्डर का मतलब होता है कि ओपन ऑर्डर इज नथिंग बट अ रेट कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन यू एंड योर वेंडर। आप और आपके जो वेंडर है इनमें एक रेट कॉन्ट्रैक्ट होता है कि भाई जो गिवन पीरियड है उतने पीरियड के लिए से 1 फाइनेंशियल ईयर के लिए उन्होंने वो जो भी मटेरियल है वो रेट से आपको सप्लाई करना है। दैट इज नथिंग बट योर परचेज ऑर्डर, ओपन परचेज ऑर्डर। अभी सपोज हम लोग एक पहला ऑर्डर का सिनेरियो देखते हैं जहाँ पे फिक्स क्वांटिटी का ऑर्डर है और यहाँ पे आप अभी बोल सकते हैं कि भाई इनको शेड्यूल कब चाहिए, से मुझे ये मटेरियल से 10 जून को चाहिए है। ओके, फिर इसके बाद में आ गया मेरा कौन से गोडाउन में, अगर आपके एक से ज्यादा गोडाउन है तो आपको ये मटेरियल कहाँ पे चाहिए है तो वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको स्पेसिफाई नहीं करना है वहाँ पे तो आप उसको एनी गोडाउन करके आप वहां पे सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, और से 10 क्वांटिटी है उसका जो भी रेट है वो रेट दे दिया है। ओके, और से यहाँ पे
ये डिटेल सिलेक्ट कर लिया। अभी यहाँ पे आपके पास एज अ यूजर चॉइस है कि आप जीएसटी का कैलकुलेशन परचेज ऑर्डर में डालना है तो डाल सकते हैं, नहीं अगर डालना है तो आप उसको लीव कर सकते हैं। जब आप उसका चालान मतलब रिसिप्ट नोट बनाएंगे या परचेज बिल बुक करेंगे तो उस टाइम पे आप वहां पे वो सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर सिंस ये ऑर्डर जो है मुझे मेरे वेंडर को भेजना है तो इसलिए मैं यहाँ पे जीएसटी का कैलकुलेशन जरूर उसके ऊपर मेंशन करूंगा, क्योंकि अगर कस्टमर का ऑर्डर है मतलब सेल्स ऑर्डर है तो आपके पास चॉइस रह सकता है कि आप वहां पे जीएसटी का कैलकुलेशन नहीं भी डाल सकते हैं और सेल्स ऑर्डर के अंदर, लेकिन परचेज ऑर्डर में मेंशन करना चाहिए उसको। ओके, अभी यहाँ पे मुझे कुछ राउंड ऑफ का भी अगर लेजर चाहिए है तो मैं राउंड ऑफ का अगर लेजर ऑलरेडी क्रिएटेड नहीं है तो मैं इंस्टेंटली भी बना सकता हूँ उसके अंदर। जीएसटी नॉट एप्लीकेबल, टीडीएस नॉट एप्लीकेबल। ओके, अभी टैली में एक सबसे बड़ा ब्यूटी क्या है, आप सभी लोगों को याद होगा कि छोटी सी चीज है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके पहले राउंड ऑफ का लेजर हम लोग जब भी बनाते थे ना तो उसमें हमको ऑटो कैलकुलेशन का पार्ट नहीं था, लेकिन टैली ने अभी पिछले कुछ रिलीजेस से वो भी टेक केयर किया है कि भाई मुझे पूरा कैलकुलेशन अगर ऑटोमेटिक हो रहा है और राउंड ऑफ अगर मैं कैलकुलेटर पे प्लस या माइनस अगर कैलकुलेट कर रहा हूं तो उसका कोई मतलब नहीं। इसलिए टैली ने अभी हमको एक फैसिलिटी यहाँ पे क्या दिया है कि जैसे ही आप टाइप ऑफ लेजर में इनवॉइस राउंडिंग ले लेते हैं और वहां पे नीचे बोलते हैं कि भाई नॉर्मल राउंडिंग और वन, तो वो क्या करेगा कि जितने भी पैसे प्लस या माइनस करने हैं वो ऑटोमेटिक में ले लेगा, राइट। तो इस तरीके से हमने ये ऑर्डर वेंडर को दे दिया है, से शेल डिस्ट्रीब्यूटर के नाम से ये ऑर्डर है इनको दे दिया है। अभी मुझे ये देखना है कि एज पर एज ऑर्डर्स आर कंसर्न तो मैंने अभी तक कितने परचेज ऑर्डर्स और कौन से वेंडर को दे रखे हैं, क्योंकि क्या होता है कि अगर ये एज अ एमआईएस मुझे अगर पता चलेगा तो मैं उसको अच्छी तरीके से प्लान कर सकता हूँ कि भाई कौन से वेंडर को मैंने कब परचेज ऑर्डर पीओ दिया है और उनका मटेरियल कब आने वाला है। तो उसके लिए फिर टैली ने एक यहाँ पे आपको रिपोर्ट दिया हुआ है, से डिस्प्ले इन्वेंट्री बुक्स, परचेज ऑर्डर बुक, राइट। अभी जैसे ही आप यहाँ पे परचेज ऑर्डर अपने बुक ले लिया और इसको यहाँ पे एंटर करेंगे तो अभी जो हमने ये शेल डिस्ट्रीब्यूटर को ऑर्डर दिया था तो इसका पूरा डिटेल्स यहाँ पे मेरे पास आ गया है। तो जैसा मैंने शुरू में अपने ट्रेनिंग सेशन के शुरू में एक्सप्लेन किया था कि भाई कोई भी चीज आप अगर वर्बली करने के बजाय अगर सिस्टम से अगर करेंगे तो उसकी दो चीजें रहेंगी कि मुझे कभी भी उसको याद नहीं रखना पड़ेगा कि मैंने या मेरे यूजर ने कौन से वेंडर को कौन सा पीओ दिया है और उसका शेड्यूल क्या है या उसका मटेरियल कब मुझे आने वाला है, तो वो मुझे याद रखने की जरूरत नहीं है। अभी टैली ने इसमें क्या किया है कि हमने खाली ये ऑर्डर देखा है, लेकिन अगर मुझे देखना है कि भाई टिल डेट तक कितने ऑर्डर्स अभी तक हम लोग दे चुके हैं वेंडर को और उसका क्या क्या स्टेटस है, तो वो देखने के लिए और एक रिपोर्ट हमको दिया है स्टेटमेंट्स ऑफ इन्वेंट्री में, परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग। अभी यहाँ पे आपको टैली कंपनी ने पूरे 6 टाइप के ऑप्शंस दे रखे हैं, क्योंकि अपने अगर बाकी सारे अदर सॉफ्टवेयर देखे रहेंगे उसके अंदर तो मुश्किल से एक या दो ऑप्शंस रहते हैं और बाकी अगर आपको ऑप्शन चाहिए है तो आपको वेंडर को सॉफ्टवेयर वेंडर को बोलना पड़ता है कि भाई अभी मुझे रिपोर्ट ऐसा नहीं इस टाइप से चाहिए, तो फिर अगेन वो उसका टाइम लेता है और उस हिसाब से आपको रिपोर्ट डिजाइन करके देता है, ऑफ कोर्स एट एक्स्ट्रा कॉस्ट, क्योंकि ऑलरेडी जो उसका रहता है वर्किंग जो रेडी टू यूज है खाली वो ही सर्व करता है। लेकिन टैली ने एक ब्रॉड विजन में देखते हुए और नंबर ऑफ मासेस को देखते हुए मल्टीपल वैरायटी ऑफ ऑर्डर्स व्यूइंग एक ही स्क्रीन में आपको दे दिया है। जैसे
आप ये परचेज ऑर्डर स्टॉक ग्रुप से देख सकते हैं, स्टॉक कैटेगरी से देख सकते हैं, स्टॉक आइटम में देख सकते हैं, लेजर ग्रुप वाइज, लेजर वाइज, ऑल ऑर्डर्स। इसमें अगर बाकी के ऑप्शंस अगर हमको कहीं पे भी कॉम्प्लिकेटेड या डिफिकल्ट लगते होंगे तो सबसे इजी ऑप्शन है ऑल ऑर्डर्स। आप जैसे ही उसको क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे एक टेबल दिखाई देगा कि जहाँ पे ये डेट वाइज आपको रिपोर्ट आ रहा है कि भाई कौन से डेट में कौन से प्रोडक्ट का और कौन से वेंडर को ऑर्डर दिया हुआ है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या है, ये जो लास्ट वाला जो कॉलम है ना, इसके अंदर ड्यू ऑन और इसके नीचे ब्रैकेट में दिया है ओवर ड्यू। इसका मतलब कि हमने ये ऑर्डर कभी प्लेस किया था और ये मटेरियल ऑर्डर देके हमको वेंडर को कितने दिन हो गए हैं। अगर ये रिपोर्ट हम लोग एग्जैक्ट अगर देखते हैं तो एज अ डिसीजन मेकर मैं प्लानिंग कर सकता हूं कि भाई मैं ये मटेरियल रॉ मटेरियल आने के बाद में इसको प्रोसेस करके और कितने दिन में कस्टमर को ऑर्डर पूरा कर सकता हूं। अभी यहाँ पे और एक ऑप्शन दिया गया है, से मान लो फॉर एग्जांपल मैं अभी अगर अनलॉक 1.0 में काम कर रहा हूँ और मुझे अगले एक हफ्ते का देखना है कि भाई अगले एक हफ्ते में कितना कितना मटेरियल आने वाला है या किस किस वेंडर का पीओ ड्यू हो रहा है। तो उसके लिए टैली ने यहाँ पे एक एजिंग एनालिस एजिंग वाइज एक ऑप्शन आपको दिया हुआ है। अब जैसे ही एजिंग वाइज सिलेक्ट करेंगे और से मान लो यहाँ पे मैं हफ्ते भर का एक प्लानिंग देखता हूँ उसके अंदर, तो देखिए अभी अगर यही टेबल जो है एकदम सिस्टमेटिकली इसको डिवाइड हो गया है उसके अंदर, और इसमें डिवीजन होने के बाद में आपको ये पता चल रहा है कि देखिए ऑर्डर क्वांटिटी कितना था, उसके बाद में बैलेंस क्वांटिटी कितना है, अगले 7 दिन में कितना है, उसके नेक्स्ट 7 दिन में कितना, तीसरे 7 दिन में, चौथे 7 दिन में, और आफ्टर 30 डेज 30 दिन के बाद में कितने कितने रॉ मटेरियल में या कितने मेरे ऑर्डर्स वेंडर के पास ड्यू है। राइट। अभी हम लोग हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर आते हैं, स्टॉक मैनेजमेंट। कीप एन आई ऑन स्टॉक, मतलब आपके पास कभी भी सी एंड ऑफ द डे क्या होता है कि बहुत सी बार हम लोग स्टोर्स वाले को पूछते हैं कि भाई एक पर्टिकुलर से एबीसी जो रॉ मटेरियल है उसका कितना स्टॉक है। अगर वो स्मार्ट है तो, और अगर वो डेली या रेगुलर बेसिस पे अगर स्टॉक मेंटेन कर रहा होगा तो वो आपको इमीडिएटली बता देगा कि सर हमारे पास ये जो एबीसी रॉ मटेरियल है इसका इतना स्टॉक अवेलेबल है। लेकिन अगर सपोज फॉर एग्जांपल वो उतना शार्प नहीं है या अगर उतना वो उसके काम में कीन नहीं है तो वो उनका एक स्टैंडर्ड आंसर आएगा आपको कि सर देख के बताना पड़ेगा उसके अंदर। तो देख के बताना पड़ेगा तो इसका मतलब क्या है कि बहुत सी बार जो हम लोग काम कर रहे हैं या तो हम लोग वो बिना प्लानिंग के काम कर रहे हैं या जिसको एक बोला जाता है कि भाई वाइल्ड गेस के ऊपर काम करते हैं। लेकिन अभी सिंस कोरोना वायरस ने हम सबको एक चीज तो जरूर सिखा दी है कि भाई जो भी है आपके पास में जितना भी है तो उसको संभाल के यूज करो या उसको प्रॉपरली यूज करो, संभाल के बजाय उसको प्रॉपरली यूज करो ताकि कुछ भी स्टॉक आपका अननेसेसरी मेंटेन नहीं होगा या अननेसेसरी पेमेंट का बर्डन भी नहीं बढ़ेगा। अभी स्टॉक मैनेजमेंट में जो नॉर्मल वे ऑफ प्रैक्टिस है पहले हम लोग वो समझने की कोशिश करते हैं और फिर उसके बाद में हम लोग ये देखेंगे कि ऑटोमेशन हम लोग को क्या हेल्प करेगा। तो सबसे पहला है स्टॉक इन हैंड, मेंटेनिंग स्टॉक बुक्स, अपडेटिंग ऑन रेगुलर बेसिस। दूसरा है स्टॉक एजिंग, ओल्डर स्टॉक्स केप्ट असाइड एंड न्यू सेपरेटली, तो उसको एजिंग बोला जाता है। स्पेशली आप में से कई सारे जो बिजनेस हाउसेस हैं अगर वो एफएमसीजी में काम करते हैं, केमिकल्स में है, तो उस केस में आपको एजिंग का बहुत ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि कुछ पीरियड के बाद में फ्रॉम द डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक डेट आता है जिसको बोला जाता है एक्सपायरी डेट। तो कोई भी चीज अगर एक्सपायर कर गई है तो उसका हम लोग एज अ रॉ मटेरियल यूटिलाइजेशन नहीं कर सकते हैं। तीसरी चीज है वैल्यू ऑफ योर स्टॉक ऑन टॉप ऑफ योर माइंड और रिफरिंग स्टॉक बुक।
चौथा है रीऑर्डर स्टेटस, अवेलेबल सेलेबल स्टॉक इन हैंड विल गिव यू इनसाइट हाउ मच मोर टू ऑर्डर, ताकि उसके हिसाब से आप आपका रॉ मटेरियल का प्रोक्योरमेंट कर सकते हैं और नो मोर अबाउट योर SKUs. Now let us see how automation can help. Automation will help in managing your stock efficiently and take decisions instantaneously. तो इसके लिए दोबारा मैं आप सभी लोगों को एक बार टैली के स्क्रीन में ले जाना चाहूंगा और उसके बाद में फिर हम लोग एक 5 मिनट का ब्रेक लेके और उसी के अंदर पहला हमारा Q&A क्वेश्चन एंड आंसर सेशन लेने की कोशिश करेंगे. अगर मुझे सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात हम लोगों ने यहाँ पे ये लिखा है कि रीऑर्डर स्टेटस. तो रीऑर्डर स्टेटस अगर मुझे डालना है या स्टॉक में मैं कैसे मेंटेन कर सकता हूँ, तो अगर मुझे रीऑर्डर स्टेटस अगर मेंटेन करना है तो उसका अगर सेटिंग पहले अगर हमारे टैली कंपनी में नहीं किया होगा तो वो करने के लिए हम लोग F11 फीचर्स में जाते हैं. फिर उसके बाद में आएगा आपका इन्वेंट्री फीचर्स. ओके. और दूसरी एक बात ये है कि अगर सपोज मेरे पास जो भी रॉ मटेरियल मैं यूज कर रहा हूं, अगर वो एक से ज्यादा अलग अलग टाइप का रॉ मटेरियल है तो अगर उसको डिस्टिंग्विश करना है या अगर उसको स्पेसिफाई करना है तो स्पेसिफाई करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, स्टॉक कैटेगरी यूज करना चाहिए. जैसे अगर कई बार हम लोग वर्कशॉप्स में या फैक्ट्रीज में जाते हैं तो उसमें एक उसको लेबलिंग किया रहता है. तो जैसे फिजिकल लेबलिंग इज नथिंग बट कैटेगरीज इन टैली. जैसे मेंटेन स्टॉक कैटेगरीज से फॉर एग्जांपल आप में से अगर कोई एक और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जो सपोज कटिंग व्हील्स में या ड्रिलिंग बिट्स में या कटर्स में और फिर इस टाइप के अगर इंस्ट्रूमेंट्स में या टूल्स में अगर डील करती है तो उसमें एक मेजर चैलेंज ये आता है कि मेरे पास एक से ज्यादा कंपनी का रॉ मटेरियल है या एक से ज्यादा टाइप का रॉ मटेरियल है लेकिन अलग अलग कंपनियों का है. तो जैसे कंपनी अगर मुझे मेंटेन करना है टैली के अंदर, अलग अलग ब्रांड्स अगर मुझे मेंटेन करना है तो उसके लिए हम लोग स्टॉक कैटेगरीज का ऑप्शन ओपन करते हैं, जैसा अभी आपके सामने स्क्रीन में यहाँ पे ऑप्शन दिखाई दे रहा है. और अगर से मान लो फॉर एग्जांपल मुझे अगर बैक ट्रेसिंग भी करना है, मतलब कोई रॉ मटेरियल है जो मैं प्रोसेस करके मेरे फिनिश गुड में यूज करने वाला हूं और फिनिश गुड ये मेरे कस्टमर को जाने वाला है, लेकिन अगर वहां पे अगर कोई दिक्कत आती है या कुछ प्रॉब्लम आता है तो अगर मुझे बैक ट्रैकिंग करना है तो बैक ट्रैकिंग के लिए टैली ने एक बहुत ही बढ़िया फीचर दिया है जिसको बोला जाता है मेंटेन बैच वाइज डिटेल्स. तो आपको यहाँ पे ये ऑप्शन दिखाई देगा मेंटेन बैच वाइज डिटेल्स, इसको आपको यस करना है. फिर उसके बाद में अगर सपोज आपकी ऑर्गेनाइजेशन एक्सपायरी वाले प्रोडक्ट्स में अगर डील करती है तो आप सेट एक्सपायरी डेट्स फॉर बैचेस यस कर सकते हैं. अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको नो रख सकते हैं. और ये ऑप्शन मैंने यहाँ पे सेव कर दिया. फिर उसके बाद में अभी हम लोग टॉपिक जो डिस्कस कर रहे थे वो था हमारा रीऑर्डर स्टेटस. ओके. तो रीऑर्डर स्टेटस अगर हमको डिफाइन करना है तो वो डिफाइन करने के लिए हम लोग जाते हैं इन्वेंट्री इन्फो. फिर उसके बाद में यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है आपको रीऑर्डर लेवल्स, आप उसको एंटर करेंगे. अभी ये रीऑर्डर लेवल आप 3 तरीके से मेंटेन कर सकते हैं, स्टॉक ग्रुप वाइज, स्टॉक कैटेगरी वाइज या स्टॉक आइटम वाइज. से फॉर एग्जांपल मुझे अगर इसको स्टॉक ग्रुप वाइज अगर मेंटेन करना है तो देखिए यहाँ पे मेरे पास अभी 4 अलग अलग, जो जैसा मैंने पहले एक्सप्लेन किया था कि हमने कंपनियों को हमने आइदर हम लोग ग्रुप में डाल सकते हैं या उसको कैटेगरी में डाल सकते हैं. से फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे मैंने इसको ग्रुप में डाला है. तो जैसे ही मैंने यहाँ पे इसको एंटर कर दिया तो आपके सबके सामने टैली के एक स्क्रीन के ऊपर एक रिपोर्ट ओपन हो गया है जहां पे वो बोल रहा है स्पेसिफाई रीऑर्डर लेवल्स.
अभी आप में से काफी सारे पार्टिसिपेंट्स ने लास्ट वाला हमारा सेशन अटेंड किया होगा, तो वहां पे भी हमने ये थोड़ा एक्सप्लेन करने का कोशिश किया था। तो यहाँ पे अभी ये एक सिंपल टाइप का मेरा रीऑर्डर लेवल है। तो यहाँ पे आपको तीन टोटल कॉलम दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहला कॉलम है नेम ऑफ आइटम, मतलब जो रॉ मटेरियल है आपका। सेकंड आ रहा है आपका रीऑर्डर क्वांटिटी, और तीसरा है आपका, तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट है मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी। अभी यहाँ पे एक चीज मैं दोबारा से एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि व्हाट डू यू मीन बाय रीऑर्डर क्वांटिटी एंड मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी। रीऑर्डर क्वांटिटी का मतलब ऐसा है कि ये एक ऐसी स्टॉक लेवल है कि जिसके नीचे अगर स्टॉक चला गया तो मुझे मेरे वेंडर को परचेज ऑर्डर पीओ रेज करना चाहिए, तो उसको बोला जाता है रीऑर्डर क्वांटिटी। और दूसरा जो ये कॉलम है वो है मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी, MOQ। मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी का मतलब ये होता है कि इसका अगर मैं एक सिंगल लाइन में डेफिनेशन कर दूं तो इसका मतलब ये है कि ये मेरे वेंडर का मिनिमम पैकिंग क्वांटिटी है, या अवेलेबल जो उनका बॉक्स बोलो या ये बोलो, वो जो क्वांटिटी है उसको बोला जाता है मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी। तो इसका अभी अगर मैं देखूंगा कि पहला जो प्रोडक्ट है, से फॉर एग्जांपल मेरा इलेक्ट्रोलक्स एसी जो कुछ प्रोडक्ट है, तो यहाँ पे रीऑर्डर क्वांटिटी 5 है, 5 है। इसका मतलब क्या है कि अगर 5 से नीचे एक भी क्वांटिटी इसकी कम हो गई तो मुझे ऑर्डर प्लेस करनी चाहिए। और ये ऑर्डर मैं कितनी की प्लेस करूंगा, एक की, दो की, कितनी की प्लेस करूंगा। तो उसके लिए वेंडर ने बोल दिया है कि भाई हमारा MOQ या मिनिमम पैकिंग जो है ना वो 3 पीस का आता है, तो इसलिए मुझे जो ऑर्डर है ये 3 पीस की मिनिमम प्लेस करनी पड़ेगी। ऐसा ही अगर आप नीचे नीचे जाते जाएंगे तो इस हिसाब से आपको सबसे पहले क्या करना है कि पहले तो ये डिसीजन लेना है कि आपको कौन सा रॉ मटेरियल आपके फैक्ट्री में या आपके बिजनेस हाउस के अंदर मिनिमम कितना मेंटेन करना चाहिए, तो वो उसके अंदर पहला आप वो डिसाइड कर लेना चाहिए। और उसके बाद में जो सामने वाले जो वेंडर है उनका मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी या उनका जो पैकिंग डिटेल्स है उसके ऊपर से आप MOQ उसके अंदर डाल सकते हैं। अभी लास्ट टाइम हमने ये सिंपल रीऑर्डर लेवल देखा था। अभी इसमें ज्यादा कॉम्प्लिकेशन न करते हुए बट कुछ ही पल के अंदर में और दो एडवांस कॉन्फ़िगरेशन इसमें बताने की कोशिश करूंगा। लेकिन सबसे रिक्वेस्ट यही है कि बहुत ज्यादा लोड मत लीजिए, क्योंकि ऑलरेडी बाकी के कोरोना पैंडेमिक और बाकी की सब बिजनेस सिचुएशन की वजह से हमारे ऊपर काफी सारा लोड है। तो आप ये रीऑर्डर लेवल का लोड बिल्कुल मत लीजिए। जितना आप समझ सकते हैं उतना समझने की कोशिश कीजिए। अगर नहीं समझ में आता है तो आप कभी भी हैंड्स फोर्थ कॉल करके या इंफॉर्मेशन लेके उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए देखिए हमारे टैली के स्क्रीन में एक F12 एक कॉन्फ़िगरेशन का बटन होता है। तो ये बटन के अंदर देखिए यहाँ पे अभी मेरे पास दो सब ऑप्शंस आ गए हैं। एक तो है रीऑर्डर लेवल कॉन्फ़िगरेशन और दूसरा है मिनिमम ऑर्डर कॉन्फ़िगरेशन। अभी आप अगर देख पाएंगे तो इसमें चारों के चारों ऑप्शन नो रखे हुए हैं। अगर इसमें से फॉर एग्जांपल मैं पहला ऑप्शन यस करता हूं और इसको अगर मैं सेव करूंगा, तो देखिए इसको सेव करने के बाद में जो पहले दो कॉलम दिख रहे थे मुझे राइट हैंड साइड में, अभी वो 2 से मल्टीप्लाई होके 4 हो गए हैं। तो इसमें ये क्या दिखा रहा है कि रीऑर्डर क्वांटिटी से पहला ही एग्जांपल ले लेता हूं। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रोलक्स एसी जो है मेरा EG533 S33, तो अगर इसमें ये क्या बोल रहा है कि भाई ये रीऑर्डर लेवल क्वांटिटी जो है मेरा 5 है, 5 या फिर से मान लो 1 महीना, मतलब मुझे मुझे यहाँ पे कैसा है कि मेरा क्वांटिटी या पीरियड दोनों में से मैं डिसाइड कर सकता हूँ कि इन दोनों में से जो जिसके नीचे अगर स्टॉक चला गया रहेगा तो मुझे ऑर्डर प्लेस करना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे मैं क्राइटेरिया डिसाइड कर सकता हूँ कि भाई आइदर 5 पीस के नीचे चला गया या फिर 1 महीना का जो हायर है, इन दोनों से नीचे अगर जो भी स्टॉक जाएगा तो मुझे ऑर्डर प्लेस करना चाहिए।
मेरे ख्याल से सभी लोगों को ये चीज क्लियर हो गई होगी। अगर नहीं हुई होगी तो मैं दोबारा से पीछे आता हूँ यहाँ पे। सी पहले पहले हमारा ऑप्शन क्या था कि भाई रीऑर्डर क्वांटिटी, जिसके नीचे क्वांटिटी चली गई तो आपको ऑर्डर प्लेस करना है मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी का। लेकिन उसके बजाय हमने डिसाइड किया कि इसको अगर मैं तर्क संगत बनाने की कोशिश करूं या रियल टाइम के साथ जोड़ने की कोशिश करूं, तो हम लोग यहाँ पे ये डिसाइड कर सकते हैं कि भाई आइदर मेरी जो फिक्स क्वांटिटी है उसके नीचे अगर स्टॉक चला गया, या फिर लास्ट एक महीने का जो हाइयर था, ये दोनों में से जो जिसके नीचे स्टॉक चला गया होगा तो मुझे ऑर्डर वहां पे प्लेस करना चाहिए, राइट। अभी इसमें एक थोड़ा सा और डिफिकल्टी लेवल नहीं, एक एडवांस लेवल अगर मैं बढ़ा दूं इसके अंदर और से कॉन्फ़िगरेशन में जाके और शो एडवांस क्वांटिटी में भी उसको यस कर दूं, तो अभी आपको यहाँ पे टोटल 6 ऑप्शंस मिल रहे हैं। तो यहाँ पे ये बोलेगा कि भाई या तो 5 पीस या एक महीने का जो हाइयर था, इनमें से अगर क्वांटिटी कम हो गई तो 3 पीस या एक महीने की जो लोअर क्वांटिटी है उतनी क्वांटिटी आपको एज अ ऑर्डर प्लेस करनी है। मेरे ख्याल से सभी लोगों को ये पार्ट क्लियर हो गया होगा। ऐसा ही आप स्टॉक कैटेगरी वाइज भी देख सकते हैं, राइट। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, आप पर्टिकुलर आइटम वाइज भी जा सकते हैं कि अगर मुझे सभी प्रोडक्ट का अगर मुझे रीऑर्डर लेवल प्लेस नहीं करना है, अगर मुझे सभी प्रोडक्ट का एट ए टाइम अगर रीऑर्डर लेवल नहीं सेट करना है, एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक प्रोडक्ट का ही अगर मुझे प्लेस करना है, तो आप उसको सिलेक्ट करके और उसका रीऑर्डर लेवल स्टेट कर सकते हैं। अभी ये तो बात हो गई रीऑर्डर लेवल सेट करने की। बट अभी बहुत सी बार एक ऐसा होता है ना कि सर हम लोग तो इनपुट डाल रहे हैं लेकिन उसका कुछ पिक्चर तो दिखना चाहिए सामने, कुछ पोजीशन तो समझनी चाहिए। तो वो पोजीशन के लिए हम लोग ये डेटा एंट्री का ऑप्शन था। अभी हम लोग यहाँ से रिपोर्ट के ऑप्शन में जाते हैं। टैली में कभी भी आपको कोई भी रिपोर्ट देखना रहेगा, जो ऑप्शन बाहर से नहीं दिए हैं तो वो सारे डिस्प्ले में दिखते हैं। ये डिस्प्ले में चला गया। डिस्प्ले में जाने के बाद में मैं इन्वेंट्री बुक्स, फिर उसके बाद में स्टेटमेंट्स ऑफ इन्वेंट्री, फिर वहां पे रीऑर्डर स्टेटस से फॉर एग्जांपल मुझे स्टॉक ग्रुप्स में देखना है और से मुझे ऑल प्रोडक्ट्स में देखना है। तो अभी आप अगर देखेंगे यहाँ पे तो जितने भी स्टॉक आइटम टैली में क्रिएट कर रखे हैं वो सारे के सारे यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं। अभी अगर मान लो रोज सुबह उठ के अगर मुझे ये पूरा टेबल अगर दिन भर में दिखाई देगा तो मैं तो परेशान हो जाऊंगा कि भाई यार इसमें से एक्चुअल में किसका ऑर्डर मुझे प्लेस करना है, राइट। तो टैली ने वो भी आपकी दुविधा दूर करने के लिए एक बहुत ही बढ़िया आपको ऑप्शन दे रखा है। आपके राइट हैंड साइड में एक बटन है रीऑर्डर ओनली। आप अगर उसको क्लिक करोगे तो देखिए इजंट इट शॉर्ट एंड स्वीट, एकदम छोटा सा रिपोर्ट आ गया जो देखने में भी सही है और काम करने में भी बहुत कारगर है। तो इसमें ये दिखा रहा है कि सर आपने जो गिवन रीऑर्डर लेवल मेंटेन स्टेटस जो बनाया है उस हिसाब से ये दिखा रहा है कि सर आपके पास ओनली ये 4 प्रोडक्ट ऐसे हैं कि भाई जिनका आपके पास जो अभी स्टॉक अवेलेबल है ना, वो स्टॉक आपके गिवन मिनिमम ऑर्डर से नीचे चला गया है, इसलिए आपको ऑर्डर प्लेस करना है, राइट। अभी यहाँ पे अगर हम लोग एक देखने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे एक कॉलम दिखा दे रहा है कि परचेज ऑर्डर्स पेंडिंग। तो यहाँ पे ये ब्लैंक क्यों दिख रहा है कि इसका अभी तक हमने कोई भी परचेज ऑर्डर रेज नहीं किया है, इसलिए मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। से फॉर एग्जांपल ये पहला ही जो प्रोडक्ट है इलेक्ट्रोलक्स एसी SB63 CDE, इसका मैं लगे तो एक ऑर्डर प्लेस करता हूं और लेटेस्ट सी कि अगर ये ऑर्डर प्लेस करने के बाद में रीऑर्डर स्टेटस में कुछ चेंजेस होता है या नहीं होता है। ओके, तो उसके लिए हम लोग आएंगे से ऑर्डर वाउचर्स में आ गए हम लोग। ओके, फिर उसके बाद में हम लोग आ गए परचेज ऑर्डर्स में। से फॉर एग्जांपल मेरा वेंडर है से शेल डिस्ट्रीब्यूटर्स। ओके,
से इलेक्ट्रोलक्स AC SB53, ओके, ठीक है। और इसका मुझे से 2 पीस का ऑर्डर करना है, ओके। ठीक है, यहाँ पे अभी मैंने क्या किया कि वो पर्टिकुलर AC का मैंने 2 पीस का ऑर्डर मेरे वेंडर को प्लेस कर दिया है। अभी लेट अस सी के ये ऑर्डर प्लेस करने से मेरे MIS रिपोर्ट में कुछ बदलाव आता है या नहीं आता है। से फॉर एग्जांपल स्टेटमेंट्स ऑफ इन्वेंट्री, रीऑर्डर स्टेटस, ग्रुप्स, प्राइमरी ग्रुप, ओके। तो आप अगर यहाँ पे देख पाएंगे तो पहला वाला ही जो प्रोडक्ट था तो उसमें उसका क्लोजिंग स्टॉक 6 पीस था, परचेज ऑर्डर पेंडिंग 2 पीस है। तो वो जो अभी हमने ऑर्डर जो प्लेस किया है ना, तो उसका कंसिडरेशन इसमें लेके और इसमें ऑर्डर टू बी प्लेस को जो पहले 3 पीस था उसको उसने घटा के 1 पीस पे लेकर आ गया है। तो इसका मतलब कभी कभी जैसा हम लोग बोलते हैं कि भाई ऑर्डर्स इन हैंड है, मतलब जो हमने वेंडर को जो ऑर्डर दे रखे हैं भले ही आज ना कल उसका तो वो मटेरियल आने ही वाला है, तो उसको भी स्टॉक कंसीडर करके एग्जैक्ट मेरे पास स्टॉक का पोजीशन क्या है ये मैं इजीली उसको मेंटेन कर सकता हूँ। ओके, अब अभी यहाँ पे परचेज प्रोसेस को आगे जाने बढ़ने से पहले मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट करूंगा एक 5 मिनट का हम लोग ब्रेक लेते हैं जहाँ पे हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन लेंगे। तो अगर आप में से किसी को कहीं पे भी कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए, डाउट है, क्वेरी है, तो आप यहाँ पे चैट बॉक्स में या क्वेश्चन आंसर सेशन में आप डाल सकते हैं, तो उसको मैं एड्रेस करने की कोशिश करूंगा। आप में से किसी को कोई क्वेरी, कोई डाउट, कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए होगा तो आप चैट बॉक्स में भी डाल सकते हैं या Q&A बॉक्स में भी डाल सकते हैं। अभी तक जो भी टॉपिक हमने कवर किया है इसमें किसी को कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरीज है? अगर कोई क्वेरी या कोई डाउट नहीं है तो हम लोग फिर नेक्स्ट टॉपिक में बढ़ सकते हैं और आगे का टॉपिक हम लोग कंटिन्यू करते हैं। एक सौरभ शाह जी का एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आया है कि हाउ कैन वी सी आवर आइटम वाइज नॉट ग्रुप वाइज क्लोजिंग स्टॉक, आवर परचेज ऑर्डर क्वांटिटी, सेल क्वांटिटी एंड सिंगल स्क्रीन। वेरी गुड। तो सौरभ जी, हम लोग यहाँ पे ये जो है रीऑर्डर स्टेटस वाला जो रिपोर्ट है ना, रीऑर्डर वाले स्टेटस का रिपोर्ट में वापस आपको एक दोबारा दिखाना चाहूंगा। तो उसी में आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। से फॉर एग्जांपल डिस्प्ले, स्टेटमेंट्स ऑफ इन्वेंट्री, रीऑर्डर स्टेटस से अभी यहाँ पे अगर मान लो फॉर एग्जांपल आपने कंपनी वाइज या ब्रांड वाइज अगर आपने कोई भी ग्रुप नहीं बनाए हैं तो टैली में एक सबसे प्राइम ग्रुप होता है जिसको बोला जाता है प्राइमरी ग्रुप।
तो सारे ही आपके स्टॉक जो है वो प्राइमरी ग्रुप के अंडर रहेंगे। तो ग्रुप्स में जब आप जाएंगे तो आपको नीचे, अभी जैसे ये एग्जांपल के केस में आपको अलग अलग ग्रुप्स दिख रहे हैं, तो आपके केस में ग्रुप का कुछ नहीं दिखेगा, आपको खाली प्राइमरी दिखेगा। आप जैसे ही प्राइमरी को एंटर करेंगे तो आपके सामने एक ये रिपोर्ट आ जाएगा। तो ये रिपोर्ट में आपको दिखाई देगा कि आपके पास क्लोजिंग स्टॉक कितना है, फिर उसके बाद में आपने आपके वेंडर को कितने क्वांटिटी का ऑर्डर दे रखा है, इसमें से आपके पास सेल्स ऑर्डर कितना है, तो नेट अवेलेबल स्टॉक कितना है, आपने जो भी अगर रीऑर्डर लेवल स्टेटस मेंटेन करके रखा होगा तो उसमें से शॉर्टफॉल कितना आया है, और आपको ऑर्डर कितना प्लेस करना है, तो ये रिपोर्ट में आपको क्लियर मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्लोजिंग क्वांटिटी के साथ साथ में नेट अवेलेबल का भी असर आ रहा है। से फॉर एग्जांपल नेट अवेलेबल का मतलब क्या होता है कि आपके पास जो क्लोजिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक प्लस परचेज ऑर्डर पेंडिंग माइनस सेल्स ऑर्डर ड्यू विल बी योर नेट स्टॉक। जैसे ये एग्जांपल में आपके पास 6 पीस स्टॉक में है, 2 पीस का आपने वेंडर को ऑर्डर दे रखा है, तो 6 और 2 8 हो गए, उसमें से 1 पीस का आपके हाथ में कस्टमर का ऑर्डर है। तो कस्टमर का ऑर्डर पूरा करने के बाद में नेट स्टॉक आपके पास अवेलेबल होगा, वो रहेगा 7 पीसेस, 7 नंबर्स। आई थिंक सौरभ जी मैंने आपके क्वेश्चन को सही तरीके से आंसर दिया है सर। इनके अलावा और किसी को कोई क्वेश्चन, कोई डाउट है, कोई क्वेरी है? अगर नहीं है तो फिर हम लोग हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जंप करते हैं। अगर इसके इन बिटवीन भी अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है, डाउट्स है या क्वेरीज है, तो आप प्लीज चैट बॉक्स में डाल के रखिए। चैट बॉक्स में डालने के बाद में हम लोग उसको एड्रेस कर लेंगे। ओके, यहाँ पे एक अविनाश कोठावदे जी हैं, तो उनका एक सवाल ये आया है कि अगर हमने परचेज एंट्री किया है और तो मटेरियल में, और वो मटेरियल स्टोर्स में अगर हमने प्रोडक्शन के लिए इशू कर दिया है, तो उसका स्टॉक माइनस कैसे होगा या उसका स्टॉक कंज्यूम कैसे होगा? तो अविनाश जी, इसके लिए टैली में एक एंट्री है जिसको बोला जाता है स्टॉक जर्नल। तो आप अगर स्टॉक जर्नल का एंट्री करेंगे, तो स्टॉक जर्नल का एंट्री अगर आप देखते हैं तो एक्चुअली वो टी फॉर्मेट में होता है। लेफ्ट साइड में आपको दिखाई देता है सोर्स मतलब कंजम्पशन, और राइट साइड में दिखाई देता है डेस्टिनेशन मतलब प्रोडक्शन। तो आपके केस में जो भी रॉ मटेरियल आपने परचेज किया है और अगर वो आपने शॉप फ्लोर को इशू कर दिया है, तो आपको स्टॉक जर्नल की एंट्री का ओनली लेफ्ट साइड यूज करना है। लेफ्ट साइड में जो जो भी रॉ मटेरियल आपने स्टोर्स को इशू किया, शॉप फ्लोर को इशू किया होगा, तो उतना क्वांटिटी डाल के आप अगर वो एंट्री सेव करेंगे तो रॉ मटेरियल आपका स्टोर्स में से उतना माइनस हो जाएगा। राइट, तो अभी हम लोग हमारे अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, जो है परचेज प्रोसेस। कीप योर परचेज इंफॉर्मेशन ऑन योर फिंगर टिप्स। सी नॉर्मल केस में हम लोग परचेज प्रोसेस कैसे रखते हैं या कैसे मेंटेन करते हैं? से फॉर एग्जांपल परचेज ऑर्डर से ऑन कॉल और सेंडिंग ईमेल वुड बी योर प्रेफरेंस टू प्लेस ऑर्डर। फिर उसके बाद में रीऑर्डर बुक है, मेंटेनिंग मैनुअल रजिस्टर है। फिर उसमें अगला प्रोसेस आता है आपका परचेज बुक मतलब मेंटेनिंग मैनुअल रजिस्टर है। फिर टॉप वेंडर है कि ऑलवेज रिफर परचेज फाइल्स। सी टॉप वेंडर का मतलब क्या होता है कि मान लो से फॉर एग्जांपल हम में से काफी सारे शीट मेटल इंडस्ट्री में काम करते होंगे, और से फॉर एग्जांपल मुझे अगर से 1 mm थिकनेस का कोई HRCA या CRCA शीट मंगाना है, तो शीट मंगाने के लिए मेरे पास हमेशा दो तीन से ज्यादा वेंडर्स रहते हैं। तो अभी मुझे अगर पता लगाना है कि भाई कौन से वेंडर ने मुझे रेट कॉम्पिटिटिव दिया है
या मेरा टॉप वेंडर कौन है, तो ये पता लगाने के लिए मैनुअल प्रोसेस क्या होता है कि हमेशा जाके आपका परचेज का फाइल ओपन करना है और जितने भी वेंडर से मटेरियल आया है वो पर्टिकुलर एबीसी मटेरियल से, तो वो जो मटेरियल आपके पास आया होगा तो उसका आपको परचेज इनवॉइस हमेशा खंगालना पड़ेगा। वो एक टाइम कंज्यूमिंग जॉब है और उसमें काफी सारा क्रिटिकल टाइम हमारा खत्म होता है। अभी कोविड पैंडेमिक पैंडेमिक सिचुएशन की वजह से एज सच गवर्नमेंट ने ऑलरेडी टाइम रिस्ट्रिक्शन डाल दिया है, और अगर मैं उसमें अगर ये सब अगर ऑर्डर प्लेस करने के लिए मेरी अगर परचेज फाइल्स अगर ढूंढते बैठूंगा तो मेरा तो टाइम उसी में खत्म हो जाएगा। तो बजाय उसके टैली में उन्होंने आपको एक ऑप्शन दे रखा है कि हु इज योर टॉप वेंडर, तो वो भी मैं अभी आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। तो ये जो प्रोसेसेस हैं जो हम लोग डे टू डे बेसिस में या रोजमर्रा की जिंदगी में मैन्युअली काम करते हैं, पेन पेंसिल पेपर या वर्ड एक्सेल में काम करते हैं, तो बजाय उसके अगर हम लोग टैली का सहारा लेंगे या सपोर्ट लेंगे तो वो सबसे ज्यादा फायदेमंद चीज रहेगी, जिससे समय बचेगा एंड टाइम इज मनी। Now let us see how automation can help us. Automation will help you with all your purchase process needs. तो मैं दोबारा आप सभी को टैली के स्क्रीन में ले जाना चाहूंगा। से अभी हम लोग एक चीज देखने की कोशिश कर रहे थे कि भाई हु इज माय टॉप वेंडर, राइट। तो उसके लिए अभी से फॉर एग्जांपल अगर मुझे मेरे टॉप वेंडर कौन है ये अगर मुझे देखना है, और अगर मैं परचेज की अगर यहाँ पे एंट्री कर रहा हूँ, ओके, ओके, से फॉर एग्जांपल वही एसी का अगर मैं एग्जांपल ले लूँ यहाँ पे, ओके, तो आप जैसे ही ये मटेरियल आप जैसे सिलेक्ट करेंगे ना तो आपके, एक मिनट थोड़ा सा आगे ले लेता हूँ, ओके, तो आप जैसे ये स्क्रीन ये एंट्री से आप स्क्रीन के अंदर चले जाएंगे तो आपके राइट हैंड साइड में यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिख रहा है स्टॉक क्वेरी करके, ये देखिए अल्टर एस स्टॉक क्वेरी। आप जैसे ये स्टॉक क्वेरी को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक 4 क्वाड्रेंट वाली एक रिपोर्ट दिखाई देगी उसके अंदर कि आपने परचेज किससे किया है, फिर उसके बाद में सेल्स किसको किया है, गोडाउन ऑब्लिक बैच डिटेल्स एंड आइटम्स ऑफ द सेम कैटेगरी। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है कि मुझे खाली एक ही वेंडर का पता चल रहा है, लेकिन अगर मुझे यहाँ पे एक से ज्यादा अगर वेंडर देखने हैं तो आप यहाँ पे एफटेल कॉन्फ़िगरेशन में कीजिए, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन जो है इसकी भी क्वांटिटी बढ़ा लीजिए, और यहाँ पे एक और एक उसके बाद में एक ऑप्शन आता है आपको शो ट्रांजैक्शन ऑफ ऑल पार्टीज, उसको भी यस कर दीजिए। तो देखिए अभी आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि ये जो मटेरियल ये जो एसी था ये अभी अभी तक हमने इंडियन एजेंसी से 2 बार मंगाया हुआ है, और यहाँ पे उसका परचेज का रेट भी मुझे दिख रहा है। अभी से फॉर एग्जांपल मुझे इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी क्रेडिट कितने मिलने वाला है या इसका परसेंटेज ऑफ जीएसटी क्या है, अगर वो भी देखना है तो उसके लिए भी आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। आप जैसे ही यहाँ पे आप इसको क्लिक करेंगे शो स्टैट इन्फो, तो यहाँ पे आपको जस्ट दिखाई देगा कि भाई ये प्रोडक्ट के ऊपर जो है ना 18% जीएसटी लगता है, अगर विद इन महाराष्ट्र है तो सीजीएसटी एसजीएसटी 99%, और अगर आउटसाइड महाराष्ट्र है तो 18% आई जीएसटी लगने वाला है। अभी यहाँ पे तो ये हो गया, से फॉर एग्जांपल मैंने इंडियन एजेंसी से परचेज कर लिया है, लेकिन अगर मुझे ये चाहिए कि सपोज एक से ज्यादा वेंडर से अगर मैंने सेम स्टॉक आइटम अगर परचेज किया होगा फॉर एग्जांपल, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे एक परचेज का एंट्री में यहाँ पे बुक करता हूँ। से अभी हमने ऑर्डर शेल डिस्ट्रीब्यूटर को दे रखा था, और यहाँ पे अभी एक ये मैंने ऑर्डर दिया हुआ था, ओके, ठीक है, 2 पीस अभी हमने उनसे मंगाए हैं।
ठीक है, मतलब जो हमने पहले प्रीवियसली उनको वेंडर को जो ऑर्डर दे रखा था उसके सामने अभी हमने यहाँ पे परचेस का एंट्री कर लिया। ओके, अभी अगर से फॉर एग्जांपल मुझे अभी इसका हु इज माय टॉप वेंडर अगर ये मुझे निकालना है तो ये निकालने के लिए यहाँ पे वो पर्टिकुलर मैंने प्रोडक्ट सिलेक्ट कर लिया। ओके, ओके, और अभी यहाँ पे जाके मैंने अल्टर स्टॉक क्वेरी को क्लिक किया, फिर उसके बाद में F12 कॉन्फ़िगरेशन में मैं चला गया और यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस को मैंने बढ़ा दिया और शो ऑल पार्टीज को यहाँ पे यस कर दिया। तो आप अगर यहाँ पे लेफ्ट साइड वाला जो क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, उसमें देख पाएंगे तो अभी यहाँ पे एक से ज्यादा वेंडर के नाम आ गए हैं। तो जहाँ पे शेल डिस्ट्रीब्यूटर भी बता रहा है और इंडियन एजेंसीज भी बता रहा है। अभी मुझे ये देखना है कि मेरा टॉप बायर कौन है कि भाई जिससे मैंने मटेरियल खरीदा है। तो अभी आपके राइट हैंड साइड में यहाँ पे एक बटन दिया है आपको कंट्रोल F7 के नीचे 2 अंडरलाइन है इसलिए हम लोग उसको कंट्रोल F7 करते हैं। इसको आप जैसे ही आपने क्लिक कर दिया तो अभी आपके देखिए लेफ्ट साइड में आपको क्या दिखा रहा है कि भाई बेस्ड ऑन वैल्यू अगर आप देखेंगे तो इंडियन एजेंसीज इज माय टॉप वेंडर एंड शेल डिस्ट्रीब्यूटर इज माय नेक्स्ट वेंडर। अगर मैं वैल्यू वाइज अगर देखूंगा, अगर मुझे किसी कारणवश ये वैल्यू के बजाय अगर मुझे क्वांटिटी में देखना है, से फॉर एग्जांपल एक मिनट, ओके, से फॉर एग्जांपल गोडाउन कोई भी सिलेक्ट कर लिया मैंने। ओके, फिर यहाँ पे जाके मैंने स्टॉक क्वेरी को प्लेस किया, F12 कॉन्फ़िगरेशन में ले लिया। ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन बढ़ा दिया और ऑल पार्टीज को यस कर दिया। ठीक है, और अभी जब मैं टॉप बायर्स ऑब्लिक सेलर को क्लिक कर रहा हूं तो अभी इसमें क्या दिखा रहा है कि ऑन वैल्यू बेसिस अभी शेल डिस्ट्रीब्यूटर ऊपर चला गया क्योंकि मैंने उसके पास से जितना मटेरियल जो मंगाया था उसका क्वांटिटी बढ़ गया है और उसका वैल्यू भी बढ़ गया। तो वैल्यू वाइज देखेंगे तो नाउ शेल हैज बिकम माय टॉप वेंडर इंस्टेड ऑफ इंडियन एजेंसीज। और अगर मुझे सपोज ये किसी कारणवश अगर मुझे यहाँ पे इसको क्वांटिटी बेसिस पे देखना है तो आप जस्ट यहाँ पे क्लिक करेंगे तो अभी ये वैल्यू के बजाय मुझे क्वांटिटी पे दिखाई देगा क्योंकि बहुत सी बार ऐसा होता है कि भाई मुझे वैल्यू वाइज टॉप वेंडर नहीं चाहिए, मुझे क्वांटिटी वाइज टॉप वेंडर चाहिए। तो उस हिसाब से आप यहाँ को इसको देख सकते हैं। सी बेसिकली टैली ने ये टूल यहाँ पे देने का एक सबसे बड़ा एडवांटेज हम लोग के लिए क्या है कि अगर आप या आपके कलीग जो भी है अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, अगर वो परचेज की एंट्रीज अगर टाइम टू टाइम और करेक्ट बेसिस पे अगर टैली में डाल के रखते हैं तो फिर आपको परचेज फाइल रेफर करने की जरूरत नहीं है। ये जस्ट आपको एक फिंगर टिप के ऊपर या क्लिक के ऊपर आपको पता चल जाएगा कि भाई आपका टॉप वेंडर कौन है और उसके ऊपर आपको जीएसटी कितना लग रहा है, शो स्टैट्यूटरी इंफॉर्मेशन, राइट। तो ऑटोमेशन का ये एक सबसे बड़ा एक एडवांटेज है कि भाई सब तो वेंडर जो है ना सर, तो वेंडर आपको कभी भी ये नहीं बोल सकता है कि सर लास्ट रेट क्या था आपका। तो उनके बजाय आप खुद ही उनको बोल सकते हैं कि सर आपने लास्ट मुझे ये रेट में मटेरियल सप्लाई किया था, तो अभी आइदर रेट सेम रखिए या इससे कुछ कम कर सकते होंगे तो कम करा के दे दीजिए, राइट। तो ऑटोमेशन का ये एक मोर अनदर एडवांटेज हमारे पास अवेलेबल होता है। फिर इसके बाद में सेकंड इसका एक एडवांटेज ये है कि भाई मुझे अगर मेरे वेंडर्स को अगर मुझे पेमेंट करना है तो भाई कौन से वेंडर का पेमेंट कभी ड्यू है तो वो भी मुझे ये एंट्री के साथ साथ पता चलता है। तो उसके लिए मेरे पास है ऑप्शन डिस्प्ले, फिर उसके बाद में स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, आउटस्टैंडिंग, फिर उसके बाद में ग्रुप है, फिर उसमें आएगा मेरा सन्ड्री क्रेडिटर्स।
तो देखिए यहाँ पे मुझे ये पता चल रहा है कि भाई मेरे ये 2 क्रेडिटर्स हैं और उनको मुझे इतना पेमेंट करना है। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि सिंस ये पेमेंट मुझे अभी लमसम दिख रहा है, ओके? अगर मुझे ये लमसम के बजाय मुझे अगर ये देखना है कि अगर ये बिल पार्टी वाइज मिलेगा तो ज़्यादा बेहतर है, तो उसके लिए फिर हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है अल्टर F7 बिल पार्टी वाइज। आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये जो कंसोलिडेटेड फिगर थी तो वो डिवाइड होके अलग अलग इनवॉइसेस के सामने मुझे दिख रहा है कि भाई इंडियन एजेंसीज के 2 इनवॉइसेस है, दोनों का मिला के 3,04,771 रुपया है और शेल डिस्ट्रीब्यूटर के टोटल 6 इनवॉइसेस हैं और उनके रिस्पेक्टिव अमाउंट्स इस तरीके से है। अभी यहाँ पे मुझे और एक चाहिए है कि भाई अगर मुझे प्लानिंग करना है कि भाई अगले 15 दिन में मुझे कौन से वेंडर को कितना पेमेंट करना है, तो बारंबार मुझे उसका अकाउंट या लेजर देखने की जरूरत नहीं है। यहीं पे आपको एक ऑप्शन अवेलेबल है, यहीं पे आपको एक ऑप्शन अवेलेबल है एजिंग एनालिसिस। अभी एजिंग एनालिसिस में आप अगर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन दिखाई देते हैं। पहला ऑप्शन है आपका एजिंग बाय बिल डेट और दूसरा ऑप्शन है एजिंग बाय ड्यू डेट। से फॉर एग्जांपल अगर मुझे एजिंग बाय बिल डेट देखना है और से 15-15 दिन का अगर मुझे स्लैब चाहिए है, तो सर अभी आप अगर देखेंगे तो ये रिपोर्ट और ही ज्यादा सिंप्लीफाइड हो गया है, या इजी वे में हम लोग देख सकते हैं कि भाई टोटल पेंडिंग अमाउंट कितना है, फिर उसके बाद में अगले मतलब लेस देन 15 डेज में कितना है, 15 से 30 दिन में कितना है, फिर 30 से 45, 45 से 60, मोर देन 60 डेज एंड ऑन अकाउंट अगर कुछ रहेगा तो ये पूरा आपको बाइफरकेशन करके मिल जाता है। सिर्फ बेसिक ये टूल का आपको एडवांटेज क्या मिलता है, दैट इज नथिंग बट, अगर मैं थोड़ा सा एक अगर हाई फाई टर्म यूज करूं तो उसको बोला जाता है कैश एंड फंड फ्लो एनालिसिस। तो सर ये वर्ड्स के नीचे दब मत जाइए, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है या कोई मैजिशियन शो नहीं है, एक टेक्निकल नाम दे दिया गया है कि कैश एंड फंड फ्लो एनालिसिस। तो लेकिन ये रिपोर्ट वो ही दिखा रहा है आपको कि जो हम लोग प्लानिंग कर सकते हैं उसके अंदर कि भाई अगले 15 दिन में मुझे कितना पैसा देना है, तो ऐसे में 15-15 दिन का उसका स्लैब डाल के डिसाइड प्लानिंग कर सकता हूँ और उसके हिसाब से मेरे कस्टमर्स को रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि सर आप आपके फंड्स मुझे हम लोग को जमा कर दीजिए हमारे अगेंस्ट मटेरियल के सामने, तो अकॉर्डिंगली हम हमारे वेंडर को क्लियर कर सकते हैं। ये सेकंड पार्ट हो गया। और तीसरा और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है हमारे पास के, अभी हमारे पास इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी मुझे कितना मिलेगा। तो आईटीसी का अगर मुझे रिपोर्ट देखना है इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए, तो डिस्प्ले, फिर उसके बाद में स्टैट्यूटरी रिपोर्ट, जीएसटी रिपोर्ट, GSTR 2। तो देखिए ये जो शेल डिस्ट्रीब्यूटर का जो परचेज ऑर्डर परचेज बिल हमने बुक किया था, तो उसमें जो अमाउंट दिखा रहा है मुझे कि भाई 1,26,000 का उनका टैक्सेबल वैल्यू है, फिर 22,680 उनका CGST है। तो टोटल CGST और IGST SGST दोनों मिलके मुझे 22,680 इतना इनपुट टैक्स क्रेडिट या ITC क्रेडिट मुझे अवेलेबल हो जाएगा। अभी तक हमने ये देखने की कोशिश की है कि मेरे पास मैंने रॉ मटेरियल का मिनिमम ऑर्डर या रीऑर्डर लेवल स्टेटस सेट करके और उसके अकॉर्डिंगली वेंडर को मैंने मटेरियल का ऑर्डर प्लेस कर दिया है, उसके सामने मैंने परचेज का बिल बुक कर दिया और उसके सामने मैंने पेमेंट का साइकिल देखा। अभी सबसे इंपॉर्टेंट साइकिल जो मुझे देखना है कि फॉर सम रीजन अगर मेरे वेंडर से कुछ मटेरियल आता है और अगर वो अप टू द मार्क नहीं है या उसका क्वालिटी उतना नहीं है जितना हमने उनको बोला था या उन्होंने मुझे एश्योर किया था, उतना क्वांटिटी उतना क्वालिटी अगर उसका अवेलेबल नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे कि ये जो रॉ मटेरियल हमने परचेज किया है ये रॉ मटेरियल हम उनको रिटर्न करेंगे। अभी रॉ मटेरियल रिटर्न करने के लिए परचेज रिटर्न का एक कंसेप्ट है, लेकिन परचेज रिटर्न को टैली के टर्म्स में डेबिट नोट बोला जाता है। तो डेबिट नोट के लिए हम लोग जो आते हैं यहाँ पे अकाउंटिंग वाउचर में आएंगे,
यहाँ पे आ गया आपका डेबिट नोट। ओके, अभी डेबिट नोट के सामने वो पूछता है कि भाई पार्टी का ओरिजिनल टैक्स इनवॉइस नंबर क्या था। सी, ये मेंटेन क्यों करना है, क्योंकि ये सारी डिटेल्स जो है हमारे जीएसटीआर 2 में एंड जीएसटीआर 3 में चली जाती है, तो इसके लिए हमको ये अच्छे से मेंटेन करना जरूरी है। तो फॉर एग्जांपल शेल डिस्ट्रीब्यूटर, ओके, हमने उनको 6 पीस का ऑर्डर प्लेस किया था और से फॉर एग्जांपल उसमें से 2 पीस में प्रॉब्लम है, हम लोग यहाँ पे 2 क्वांटिटी डाल देंगे। ओके, CGST, इसके बाद में SGST। ओके, अभी जैसे ही यहाँ पे नीचे आते हैं तो यहाँ पे मुझे एक ऑप्शन पूछता है प्रोवाइड जीएसटी डिटेल्स। मैं जैसे ही यस करूंगा तो मुझे वहाँ पे लिस्ट ऑफ रीजंस दे रहा है, उसमें करीब करीब टोटल 8 रीजंस है। पहला है नॉट एप्लीकेबल, दूसरा है सेल्स रिटर्न, तीसरा पोस्ट सेल्स डिस्काउंट, डेफिशिएंसी इन सर्विसेज, करेक्शन इन इनवॉइस, चेंज इन पीओएस, फाइनलाइजेशन ऑफ प्रोविजनल असेसमेंट एंड अदर्स। से फॉर एग्जांपल यहाँ पे डेफिशिएंसी ऑफ सर्विसेज, प्रोडक्ट क्वालिटी इज नॉट अप टू द मार्क। और अगर जो मटेरियल आप रिटर्न कर रहे हो, अगर उसके सामने वेंडर ने आपको अगर कोई क्रेडिट नोट अगर पास किया होगा तो क्रेडिट नोट का भी यहाँ पे नंबर हमको डाल के रखना चाहिए। से फॉर एग्जांपल, ओके, ठीक है, अभी हमने क्या किया, ये मटेरियल वो पार्टी को हमने वापस दे दिया। तो जैसे ही हमने ये मटेरियल वापस दे दिया तो अगर आप ये पार्टी का अगर लेजर अकाउंट देखेंगे शेल डिस्ट्रीब्यूटर, तो उतने से मेरा लाइबिलिटी कम हो जाएगा। डिस्प्ले अकाउंट लेजर से शेल, तो आप अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये देखिए यहाँ पे डेबिट नोट का एंट्री इधर आ गया। तो उनको जो टोटल पेमेंट करना था मुझे, तो 8 लाख समथिंग पेमेंट करना था, तो उसमें से 49,560 रुपीज मेरा वहां से लेस हो गया, क्योंकि उतना मैंने उनको सामान वापस कर दिया है। तो इसकी वजह से अभी मेरा नेट आउटस्टैंडिंग ये पार्टी को जो देना लगता है वो आएगा मेरा 7,89,095 रुपीज एंड 92 पैसा। इस टाइप से ये मटेरियल आपको लेजर दिखाई देगा। अभी इसका इफेक्ट जैसा मैंने बताया था कि भाई GSTR 2 स्टैट्यूटरी रिपोर्ट में भी चला जाएगा, तो उसके लिए हम लोग एक बार देख लेते हैं। डिस्प्ले स्टैट्यूटरी रिपोर्ट, GST रिपोर्ट, GSTR 2। तो आप अगर देखेंगे कि पहले खाली मुझे ये B2B में एक ही रो दिख रहा था, लेकिन उसके इमीडिएटली नीचे अभी और एक रो ऐड हो गया है, क्रेडिट ऑब्लिक डेबिट नोट रेगुलर। तो इसमें 42,000 का मेरा टैक्सेबल वैल्यू है और 7,560 रुपए का मेरा GST है। तो इस हिसाब से क्या हो गया कि उतना जो क्रेडिट है ये मुझे कम एप्लीकेबल होगा, क्योंकि मैं कस्टमर मेरे वेंडर को मटेरियल वापस कर रहा हूँ। सी, अगर मैं मेरे कस्टमर का मटेरियल वापस लेता हूं तो मेरा लाइबिलिटी बढ़ जाता है, लेकिन अगर मैं मेरा वेंडर को मटेरियल वापस करता हूं तो मेरा क्रेडिट कम हो जाता है। इस हिसाब से इसका प्रोसेस है। अभी अब लोग हमारे लास्ट सेशन की ओर बढ़ते हैं। उसमें सी, वेंडर मैनेजमेंट, नो योर वेंडर टू मैनेज द बिजनेस एफिशिएंटली। MIS एंड स्टैट्यूटरी रिपोर्टिंग में आपको फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड अदर MIS रिपोर्ट्स मिलेंगे। कैश ऑब्लिक फंड फ्लो हमने देखा था कि भाई कितना अमाउंट मेरे पास कितने पीरियड में आना है या कितने पीरियड में मुझे सामने वाले वेंडर को पेमेंट देना है। फिर उसके बाद में टैक्स रिटर्न एंड टैक्स मैनेजमेंट इसमें आपको पता चलेगा। सी, बेनिफिट्स ऑफ ऑटोमेशन विद टैली, अगर हम लोग टैली के साथ में ऑटोमेशन में करते हैं तो हम लोग को एडवांटेजेस क्या मिलेगा कि भाई मेंटेन बिल बुकिंग विद सिंप्लिसिटी एंड ईज, स्टे ऑन टॉप ऑफ योर फाइनेंशियल एक्टिविटीज। सेकंड है इफेक्टिव स्टॉक मैनेजमेंट है, तो ऑप्टिमाइज योर स्टॉक, प्लान योर परचेज ऑर्डर्स बेटर। फिर नो द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ योर स्टॉक,
कि स्टॉक जो बैलेंस पोजीशन है मेरे पास पड़ा हुआ है तो वो कितने अमाउंट वर्थ का स्टॉक है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मैं बोलता हूँ हाँ साहब मेरे पास 1 करोड़ का इन्वेंट्री है, लेकिन वाकई में 1 करोड़ का इन्वेंट्री है या नहीं है, तो ये देखना हम लोग के लिए बहुत जरूरी होता है। और अगर है तो वो कौन सा मटेरियल है वो भी देखना चाहिए हमको। Simplified purchase process, freedom from manual checking of purchase files. Automated order processing will speed up the entire process. Vendor management, no competitiveness and delivering performance of your vendor instantly. MIS reporting and taxation, view profits and losses with just a click. One click balance sheet, view sales of each month from a single screen, accurate GST return filing. Now, as the सॉफ्टवेयर चेंजेस लाइक जस्ट योर बिजनेस के आज पहले हम लोग किस तरीके से बिजनेस करते थे और आज जो बिजनेस कर रहे हैं तो दोनों में काफी सारा अंतर आ गया है। मे बी मार्केट की सिचुएशन चेंज हो गई है, कोविड पैंडेमिक की वजह से भी लोगों का नजरिया बदल गया है, प्रोसेसेस बदल गई है, तो वो सब जब वहाँ पे चेंजेस हो रहे हैं तो हमको भी हमारे बिजनेस प्रोसेस में भी चेंजेस लाना बहुत जरूरी है। अगर आपको आपके बिजनेस का ऑटोमेशन अगर टैली के साथ करना है तो हियर इज योर कंसल्टेंट, तो मैं और मेरी टीम आपके लिए अवेलेबल है। आप कभी भी ये नंबर पे रीच कर सकते हैं या ऑफिस नंबर पे कांटेक्ट करके वर्किंग कर सकते हैं। हमने आपको हेल्प करने के लिए डेडिकेटेड ऑफिसेस रखे हुए हैं, टेली सपोर्ट है, वाया इंटरनेट है, एनी डेस्क है, टीम व्यूअर है, ऑनलाइन कनेक्शन लेके भी हम लोग सॉल्यूशन देते हैं। Thank you so much for giving us your valuable time. Thank you very much. अभी यहाँ पे अगेन हम लोग क्वेश्चन एंड आंसर सेशन की तरफ आएंगे कि अभी तक जितना भी ये बताया है या जो सेशन हमने प्रोसीड किया है, तो अगर इसमें से अगर आपको कोई टॉपिक्स में कोई क्वेरी है, डाउट्स है, तो आप चैट बॉक्स में अगर आप टाइप करेंगे तो उसको अटेंड करने की कोशिश करेंगे सर। आप में से किसी को कोई डाउट है, क्वेरी है, डिफिकल्टीज है, या मान लो अगर इससे पहले कभी आपने परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग मेंटेन करने का कोशिश किया होगा, लेकिन अगर उसमें सक्सेस नहीं आया होगा या कुछ डिफिकल्टी आई होगी, कोई डाउट्स होंगे, कोई अड़चन होगी, तो आप पूछ सकते हैं। दिस इज द ओपन फोरम फॉर यू। गुप्ता साहेब, बोला सर। जी जी हॅलो, बोला सर, बोला बोला सीताराम डोकचोळे बोलतोय. बोला सर, बोला बोला। हा, तर ते आपण ते एक मिनिमम लेवल आपण मेंटेन करणार आहे. आपण नाही तुम्ही सांगितलं मिनिमम लेवल 3, 4, 5 हाँ 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 जी जी बरोबर जी ना, मिनिमम हाँ लेवल हाँ मेंटेन करण्यासाठी. जी तर आता आमच्याकडं डिफरंट टाईप ऑफ मटेरियल आहे हाँ आणि ते 25 किलोच्या 50 किलोच्या बॅग्स मिळतात ते बरोबर। बरोबर यस आहे. यस हा, तर त्यांनी मिनिमम त्याला आता 25 किलोची बॅग म्हणजे एक बॅग जर तू परचेस करणार तर आपण ते मिनिमम सेट 1 बॅग करायचं का हाँ 25 किलो करायचं? यस खूप चांगला प्रश्न विचारलाय डॉक्टर साहेब। सी याच्यामध्ये काय होतं, नॉर्मल केसमध्ये ज्यावेळेला मी एकच युनिट ऑफ मेजरमेंट वापरतो ना, तर त्यावेळेला खूप सिंपल राहतं, कसे नंबर्स आहे, केजी आहे, बॅग्स आहे, पीसेस आहे। पण जसं आता जे उदाहरण तुम्ही सांगायचा प्रयत्न केलाय तर त्याच्यामध्ये से एक बॅग 25 किलोची आहे, तर मग इथे आपण काय करतो, त्याच्यामध्ये त्या स्टॉक आयटमला अल्टरनेट क्वांटिटी म्हणून एक ऑप्शन ऑन करून घेतो आणि अल्टरनेट युनिट म्हणून एक ऑप्शन ऑन करतो। हा, मग तिथे आपण काय करतो सर, 2 युनिट मेंटेन करतो। से माझं ट्रान्झॅक्शन युनिट बॅग आहे, पण एक बॅग 25 किलोची आहे, तर मग इथे आपण काय करतो, रॉ मटेरियल जेव्हा क्रिएट करतो किंवा डिफाईन करतो, तर तिथे आपण प्रायमरी युनिट टाकतो बॅग्स, ओके, आणि अल्टरनेटिव्ह युनिट टाकतो केजी मध्ये, आणि मग तिथे खाली इमिजिएटली मला विचारतो वेअर 1 बॅग इज इक्वल टू 25 केजी। हा, राईट बरोबर. येस हा, ज्यावेळेस आपण म्हणजे आयटमचं ज्यावेळेस आपण क्रिएशन करतो त्यावेळेसची गोष्ट. हा येस एक्झॅक्टली। तर स्टॉक आयटम क्रिएट करताना अशा वेळेला फक्त सिंपल युनिट न वापरता मला अल्टरनेटिव्ह युनिटची मदत घ्यायला लागेल, आणि अल्टरनेटिव्ह युनिटच्या मदतीमध्ये मी
जी क्वांटिटी मिनिमम ऑर्डरला किंवा रिऑर्डर लेवलला वापरणार आहे ती प्रायमरी म्हणून वापरायची आहे आणि सेकंड जे युनिट आहे ते अल्टरनेटिव्ह म्हणून वापरणार आहे. जसं या केसमध्ये 1 बॅग ऑफ 25 kg म्हणजे प्रायमरी युनिट हे बॅग राहणार आहे, केजी नाही राहणार आहे माझं. आणि मग बॅगच राहत. येस आणि मग आमचं म्हणजे बॅगच मागवतो. व्हेरी गुड. जी जी जी. आणि मग त्या केसमध्ये इथे आपण मग काय करणार सर, इथे आपण रिऑर्डर लेवल मेंटेन करणार. से प्रॉडक्ट ABC आहे आणि माझ्याकडे ऍट ए टाइम 10 बॅगा पाहिजे आहे, तर मी काय करणार, रिऑर्डर क्वांटिटीमध्ये 10 टाकणार आणि मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटीमध्ये सपोज समोरच्या व्हेंडरचं जे पॅकिंग आहे ते सपोज 5चं पॅकिंग आहे, तर मग तिथे आपण मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटीला 5 टाकणार तिथे. म्हणजे 5 बॅग. म्हणजे सपोज त्यांचं एक कार्टून आहे, सपोज एक कार्टन आहे, एका कार्टन मध्ये 5 बॅगांची त्यांची मिनिमम पॅकिंग आहे. हो बरोबर, राईट. मग तिथे आपण MOQ 5 टाकणार, 5 बॅगा टाकणार आणि आपल्याकडे रिऑर्डर लेवल मात्र आपण 10 ठेवणार. 10 बॅगांच्या खाली जर क्वांटिटी गेली तर मला माझ्या वेंडरला परचेज ऑर्डर प्लेस करायला पाहिजे. बरोबर. राईट सर. जी. आय थिंक म्हणजे मी आन्सर देऊ शकलोय सर. जी जी जी. नाही अगदी मस्त. जी सर. माझा प्रॉब्लेम होता. जी 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 जी. आणि अजून एक कसं वाटतं, अजून मला काय म्हणायचं माहिती का, जी सर. की आता आपण हे जर आपण सगळं पूर्ण सेट करून ठेवलेलं आहे बरोबर परचेसचं, तर आपण म्हणजे प्रत्येक आयटम परचेस केल्यानंतर सगळे आयटम आपण परचेस बिल आपण एंट्री करून ठेवली बरोबर. जी सर. जी. हॅलो. बोला सर, बोला. नंतर आपण काय आपण परचेस बिल आपण एंट्री करून ठेवलेली आहे सगळी बरोबर त्याच दिवशी. जी. आता दुसऱ्या दिवशी आता हे मटेरियल आपण वापरलं आणि आपण हे बनवून ठेवलेलं आहे, काय म्हणतात त्याला, म्हणजे आता आमच्या बाबतीत बोलायचं ठरलं तर एक वेल्डिंग रॉडची बॉक्स बनवण्यासाठी 14 प्रकारचे पावडर लागतात. ही किती लागते, ही किती लागते, ही किती लागते, हे आपण ते बनवून ठेवलेलं आहे. म्हणजे आमच्याला काय म्हणतो जर्नल आपण नाही का, बिल ऑफ मटेरियल, BOM. बिल ऑफ मटेरियल आपण ते तयार करून ठेवलेलं आहे बरोबर आहे. मग मला असं विचारायचं होतं की जर आपण परचेस बिल आपण एंट्री करून ठेवली की एवढं मटेरियल या आयटमचं एवढं मटेरियल आले बरोबर, नंतर आपण सेल आणि नंतर आपण आज एवढं प्रोडक्शन झालं, प्रोडक्शनची एंट्री ज्यावेळेस आपण केली आपण त्यावेळेस, तर त्यावेळेस आपण एवढं 5 बॅग जर तेवढं ऑटोमॅटिक त्याच्यात कट होतं का ते? येस होतं. कारण बिल ऑफ मटेरियलचं वैशिष्ट्य हे आहे किंवा त्याची युटिलायझेशन हे आहे का BOM मध्ये जी काही तुम्ही रेशो डिफाईन केलेला असेल आणि जर त्याची स्टॉक जर्नल किंवा मॅन्युफॅक्चरिंग जर्नलची एंट्री मारली ना, तर तो काय करतो, त्या अवेलेबल असलेल्या रॉ मटेरियल मधनं तेवढं मटेरियल लेस करतो आणि तुम्हाला क्लोजिंग स्टॉक अपडेट करून देतो. मग तो ऑटोमॅटिक कंटिन्युअस राहतो तो. येस एक्झॅक्टली. पण त्याच्यासाठीच म्हणून आता तुमच्या पूर्वी आपले जे अविनाश म्हणून पार्टिसिपंट आहेत त्यांनी एक प्रश्न विचारला होता का जे रॉ मटेरियल आम्ही खरेदी केलेलं आहे आणि ते जर मी शॉप फ्लोअरला इश्यू केलं तर ते मायनस कसं होईल. तर मायनस करण्यासाठी आपल्याला 2 पैकी एक एंट्री मारणं आवश्यक आहे. आयदर स्टॉक जर्नलची एंट्री किंवा मॅन्युफॅक्चरिंग जर्नलची एंट्री. एक एंट्री म्हणजे ज्याला आपण एक सोप्या भाषेत म्हणतो कन्व्हर्जन एंट्री. रॉ मटेरियल टू फिनिश गुड ही जी कन्व्हर्जन ऑब्लिक प्रोडक्शनची एंट्री आहे ही एंट्री आपल्याला मारायला लागेल, म्हणजे रॉ मटेरियल तुमच्या असलेल्या उपलब्ध स्टॉक मधनं वजा होईल. म्हणजे जर्नल एंट्री किंवा म्हणजे स्टॉक स्टोअर मधून तो आउट करील किंवा इथं मॅन्युफॅक्चरिंग जर्नल मेंटेन करायचं. एक्झॅक्टली. येस सर. मॅन्युफॅक्चरिंग स्टॉक जर्नल आपण कधी वापरतो, ज्या वेळेला माझ्याकडे बिल ऑफ मटेरियल BOM जर मी वापरत नसेल ना, तर मग आपण स्टॉक जर्नल वापरतो. कारण स्टॉक जर्नल मध्ये एक एक मटेरियल मला 1 by 1 सिलेक्ट करायला लागतं. त्याच्या अगेन्स्ट मध्ये जर मी मॅन्युफॅक्चरिंग जर्नलची एंट्री आणि विथ बिल ऑफ मटेरियल BOM म्हणून जर वापरली तर मला एक एक रॉ मटेरियल सिलेक्ट करायची गरज नाहीये. तो रेशो प्रपोर्शन मध्ये ऑटोमॅटिक रेशो सिलेक्ट करतो प्रॉडक्ट नुसार आणि तेवढं रॉ मटेरियल तुमचं वजा करून टाकेल. आता त्यामधून जर समजा आपल्याला 10 वेल्डिंग रॉडचे बॉक्स तयार झाले आणि आपण आता जर तयार झाल्यानंतर आपण जर सेल केल्यानंतर तिथून ते मायनस होईल ना ते. एक्झॅक्टली. फक्त
म्हणजे आता या केसमध्ये काय होईल, सिन्स स्टॉक जर्नल किंवा मॅन्युफॅक्चरिंग जर्नलच्या एंट्रीमध्ये काय झालं, जे रॉ मटेरियल मी खरेदी केलेलं होतं ते फिनिश गुड मध्ये कन्वर्ट झालं, म्हणजे रॉ मटेरियलची माझी लेवलच्या प्रमाणे तेवढी लेस झाली. आता माझ्याकडे काय झालंय का, रॉ मटेरियल जे काही आहे क्लोजिंग स्टॉक आहे तो वेगळ्या साईडला पडला. आता हे जे काही तुमच्या केसमध्ये वेल्डिंग रॉड किंवा फिनिश गुड तयार झालेले आहे हे माझ्या फिनिश गुडच्या स्टोअरला अपडेट झाले. आणि ज्या वेळेला ह्याच्या समोर मी माझ्या तुमच्या कस्टमरनी तुम्हाला पीओ दिली, परचेज ऑर्डर दिली, तुम्ही सेल्स ऑर्डर म्हणून बुक केली आणि त्याच्या समोर सेल बिल बनवलं तर तो फिनिश गुड मधनं तेवढं स्टॉक मायनस करेल. अच्छा, बरोबर बरोबर, समजलं मला. एक्झॅक्टली. म्हणजे ह्याच्यामध्ये कसं आहे ना सर, ऍक्च्युली कुठल्याही प्रिमायसेस मध्ये म्हणजे तुमची 10 बाय 10ची एक खोली असू द्या, नाही तर 1000 स्क्वेअर फुटाचं तुमचं मोठं वर्कशॉप असू द्या, त्याच्यामध्ये जरी फिजिकली डोळ्यांना दिसत नसले तरी 2 स्टोअर्स ऑलवेज असतात. एक रॉ मटेरियल स्टोअर किंवा RM स्टोअर असतं आणि एक फिनिश गुड किंवा FG स्टोअर असतं. भलेही आपल्याकडे फिजिकली दोन्ही बाजूबाजूला ठेवलेले असतील, पण ऍज अ बुक्स ऑफ अकाउंट्स मध्ये माझ्याकडे ते 2 स्टोअर म्हणजे 2 प्लेसेस वेगळे असतात, रॉ मटेरियल स्टोअर आणि फिनिश गुड स्टोअर. रॉ मटेरियल जे मी खरेदी करतो आणि वापरतो ते RM स्टोअर मधनं प्लस मायनस होतं आणि जेव्हा मी फिनिश गुड बनवतो आणि डिस्पॅच करतो ते फिनिश गुडच्या स्टोअर मधनं प्लस मायनस होतं. हा, अजून एक शंका याच्यामध्ये. आता वेडिंग रॉडला आता मी वेडिंग रॉडला लागण्यासाठी जे रॉ मटेरियल आहे 14 प्रकारचं किंवा 15 प्रकारचं ते बरोबर मायनस होईल. आता त्याच्यानंतर आपण काही स्टोअर्सला म्हणजे आपल्या ऑफिसला लागणारे स्टेशनरी आपण परचेस करतो, हे रजिस्टर आमक रजिस्टर किंवा आमक हे सगळे परचेस करतो, त्याचं कसं? बेसिकली आता ते आपण भलेही ऑफिससाठी परचेस करतो आहे त्याचा डायरेक्टली शॉप फ्लोअरशी काही संबंध नाही, राईट. मग अशा केसमध्ये ह्या ज्या गुड्स आपण ज्या परचेस करतो या एक्सपेन्स परचेस मध्ये घेतल्या गेल्या पाहिजे. पॉईंट नंबर 1 पहिली गोष्ट किंवा परचेस एक्सपेन्सेस मध्ये. आणि दुसरी गोष्ट एक अशी आहे का त्याची एक स्टॉक जर्नलची एंट्री जर आपण मारली तर म्हणजे त्याच्यामध्ये मॅन्युफॅक्चरिंग जर्नलचा काही संबंध नाही, कारण ती तर वस्तू आपण कन्झ्युम करणार आहे. क्वायर बुक आणली किंवा काही स्टेशनरी आणली तर ती वापरून कन्झ्युम होणार आहे. मग त्या केसमध्ये स्टॉक जर्नलच्या एंट्रीमध्ये मी लेफ्ट साईडचा जर तो सेक्शन वापरला तर ती इन्व्हेंटरी जी काही आता 4 क्वायर बुक आणलेले आहेत मी आणि त्यापैकी 2 वापरल्या, तर मी 2ची जर स्टॉक जर्नलची एंट्री मारली तर क्लोजिंग स्टॉकला 2 क्वायर बुक दिसतील तुम्हाला, 2 वापरले झालेले असतील. येस. ते पण स्टॉक जर्नल वापरलेलं चांगलं ना मग अशा वेळेस? नाही, स्टॉक जर्नलच वापरायला लागेल, कारण इथे क्वायर बुक वापरून आपण काही दुसरी गोष्ट तयार नाही करणार आहे, त्याच्यामुळे मॅन्युफॅक्चरिंग जर्नल ऍप्लिकेबल नाही आहे इथे. म्हणजे ही जे स्टेशनरी आहे, जे ऑफिशियल स्टेशनरी आहे, एक्सपेन्सेस मध्ये एंट्री करायची? परचेजेस एक्सपेन्सला घ्यायला पाहिजे, कारण कसं आहे ना का ती डायरेक्टली माझ्या शॉप फ्लोअरला किंवा त्याच्याशी निगडीत नाहीये ना, ती ऑफिसच्या कामाशी संदर्भात आहे. त्याच्यामुळे जसं मी रॉ मटेरियल परचेजेस किंवा मशिनरी परचेजेस असे जेव्हा लेजर बनवतोय ना त्याच्या बरोबरीने एक एक्सपेन्स परचेजेस म्हणून एक लेजर बनवायचा अंडर परचेजेस आणि त्याच्या खाली ती एंट्री रूट करायला पाहिजे. ओके, समजलं. जी जी जी, आता काही डाऊट नाही माझा. वेरी गुड सर, थैंक यू जी सर. यस सर, के अलावा और किसी को कोई डाउट, क्वेश्चन, क्वेरी है, कोई डिफिकल्टी है, कोई क्वेश्चंस है? तो अगर किसी को कोई डाउट नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं है, तो मैं दोबारा आप सबका धन्यवाद देते हुए और ये रिक्वेस्ट करूंगा कि यहाँ से आगे आने वाले हमारी जो भी और भी सीरीजेस रहेंगी तो आप वो जरूर अटेंड करिएगा और साथ ही साथ आपका वैल्यूएबल जो फीडबैक है वो भी शेयर कीजिए, ताकि अगर हमारे यहाँ से अगर कुछ कमी रह जाएगी तो हम लोग हमेशा कोशिश करेंगे उसको इम्प्रूव करते रहेंगे. थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद.